सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून के एक एक कतरे का हिसाब लिखना। स्वागत है हमारे चैनल न्यूज 90 में आप सभी दर्शकों का। अभी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के मोतीलाल महतो जी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, अगर जयराम महतो इस संगठन के टाइगर जयराम महतो झारखंडी खतियानी एवं भाषा संघर्ष समिति के राम हैं, तो मोतीलाल लक्ष्मण की तरह उनके साथ साये के साथ काम कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इन लोगों का क्या प्लान है, अपने आंदोलन को किस गति पे ले जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड सरकार ने 11 तारीख को 1932 का जो मांग था झारखंडियों का, खास करके जयराम दादा के माध्यम से जो लोगों ने जागरूकता दिखाई और एक आंदोलन का स्वरूप पैदा किया, वो मांग लगभग पूरा होता दिखा और विधानसभा से पारित भी हुआ। इसके बारे में जानना चाहेंगे इनसे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से खतियान पास होने के। और दूसरी बात है कि जो खतियान पास हुआ है अभी पूरी तरह से हम लोग पास नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? पहले कैबिनेट में पास हुआ, फिर विधानसभा में आया, अभी इसको 9वीं अनुसूची में शामिल होना, और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए ये बिल जो है राज्यपाल के पास जाने के बाद वो जाएगी केंद्र सरकार के पास, जहाँ लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब मोहर लगेगा उसके बाद जाके वो संशोधन होगा और जाके 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो अभी कहीं ना कहीं अभी लड़ाई लंबी है, इसके लिए और लड़ना पड़ेगा। अब क्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि खतियान क्या है। सबसे पहले खतियान एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। जैसे मान लीजिए आपके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, किस लिए? वोटर कार्ड से पहचान होता है कि आप मतदाता हैं, आप मतदान कर सकते हैं। आधार कार्ड से पहचान होता है कि फलना जिला में फलना गांव में आपका घर है, ये पहचान होता है जी। इतना तक। लेकिन ये पहचान नहीं होता है कि आप कहाँ से हैं। अगर आप बिहार के हैं तो कैसे? वोटर कार्ड जो झारखंड में वोटर कार्ड तो बांग्लादेशी के पास भी है जी। और जो बिहार से आए, गुजरात से आए, उनके पास भी झारखंड का वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। तो क्या वो झारखंडी है? नहीं है। झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है। खतियान है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप लोगों ने आंदोलन का शुरुआत भाषा से किया, मगर जब आप लोगों ने 32 का जिक्र किया, ये कहाँ से आया? आप तो भाषा के विरोधी थे, संस्कृति, झारखंड की संस्कृति को लेकर निकले थे आंदोलन को। 32 का मुद्दा कहाँ से उठा? देखिए, भाषा, किसी भी भाषा जो है ना, किसी भी राज्य या किसी भी देश का एक सांस्कृतिक पहचान होता है। सबसे पहले संस्कृति में हम लोग उलगुलान 3.0 जो रखे हैं उसी को लेकर रखे हैं। उलगुलान 3.0 यानी 3 कॉलम: आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति। तो सांस्कृतिक उन्नति में सबसे पहले आता है भाषा, उसके बाद रहन सहन, खान पान, आपका पर्व त्यौहार, सारा संस्कृति में आता है। तो भाषा पहला क्रम में होता है। तो हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है। जैसे बंगाल का बंगाली है, गुजरात का गुजराती है, महाराष्ट्र का मराठी है, पंजाब का पंजाबी है। उसी तरह झारखंड के भी 9 भाषा था, 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय। 5 जनजातीय में था संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय में था खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया। लेकिन ये जो तय किया गया था 1982 ईस्वी में, जब रामदयाल मुंडा लोगों ने मांग किया था कि हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए और हमारा इसमें सुरक्षित होना चाहिए, जैसे हर राज्य को सुरक्षित है। जैसे आप बंगाल के फॉर्म भरेंगे या कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको बंगाली से आएगा, आपको एक बांग्ला जानना जरूरी है। आप गुजरात में जाएंगे तो उसी तरह से इंग्लिश के साथ आपको, हिंदी के साथ आपको गुजराती मिलेगा। महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी मिलेगा। उसी तरह से यहाँ तय किया गया था 1982 ईस्वी में कि यहाँ जो फॉर्म भरेगा या जो पढ़ाई होगा यही 9 भाषाओं को लेकर होगा। लेकिन ये हेमंत सोरेन की जो सरकार आई, ये जिला स्तरीय जितना भी एग्जाम था उसमें बाहरी भाषा जो यहाँ की भाषा नहीं है, जैसे मगही, भोजपुरी, अंगिका, उर्दू, उड़िया, इस सब भाषाओं को शामिल कर दिया। जी। अब हर कोई जानता है कि मगही जो है वो मगध की भाषा है, जो मूलतः बिहार की भाषा है। अंगिका अंग की भाषा है, जो मूलतः बिहार की भाषा है। उड़िया उड़ीसा की भाषा, उससे उसकी पहचान मिली हुई, वहाँ उसको क्षेत्रीय भाषा की मान्यता मिली है। और उड़िया अलग भी हुआ है उड़ीसा भाषा के, उड़ीसा अलग भी हुआ उड़िया भाषा के आधार पर। और उर्दू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा नहीं है। हमारा जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत सारे मुसलमान लोग बोलते, नहीं, हम उसकी भाषा का विरोधी नहीं है। देखिए, ये लड़ाई भी किसी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का नहीं है। ये लड़ाई देखिए, झारखंड में जितने भी मुसलमान रहते हैं, जितने मुसलमान भाई रहते हैं, वो कभी उर्दू नहीं बोलते, उर्दू कभी नहीं बोलते, हमेशा क्षेत्रीय बात है। जिस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो खोटा बोलते हैं,
और रांची वाले क्षेत्र में तो लोग नागपुरी बोलते हैं, गोड्डा तरफ चल जाइए तो लोग संथाली भी बोलते हैं। तो जहाँ है वो क्षेत्रीय भाषा उर्दू नहीं है। अगर कोई कहता है कि उर्दू क्षेत्रीय भाषा है तो हम उसका उदाहरण देना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में 78% मुस्लिम है, जहाँ के 68% लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय भाषा में उर्दू को मान्यता प्राप्त नहीं है। वहाँ पर कश्मीरी और डोगरी को क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त है। अगर मुसलमानों की भाषा होती या क्षेत्रीय भाषा होती तो वहाँ मान्यता जरूर मिलता। दूसरा उदाहरण है बिहार का, केरल का देना चाहेंगे। केरल में मुस्लिम भी आबादी 70% के आसपास है। वहाँ पर जो है भाषा बोलने वाले भी, उर्दू बोलने वाले काफ़ी संख्या में, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय भाषा की मान्यता उर्दू की नहीं है। क्या है? मलयालम भाषा की, क्योंकि उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है। दूसरी बात, एक हमारे पास TRI का रिपोर्ट और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दो संस्थाएं होती है जो भाषा और जनजातीय भाषाओं को सर्वे करती है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की जो भाषा की जो लिस्ट है वो 202 उन्होंने सर्वे किया है, जिसको मान्यता प्राप्त है भारत में क्षेत्रीय भाषा के रूप में। तो उस सारे लिस्टों में कहीं भी उर्दू के जिक्र नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा है, कहीं भी नहीं। ये प्रमाण है मेरे पास। जी, आपने भाषा का जिक्र किया, मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। हम लोग गांव देहात के लड़के हैं, कभी शहर जाते थे पहले, जिस समय यह आंदोलन जारी नहीं हुआ था, पढ़ने जाते थे बोकारो थर्मल का, थारा जरंगी, कहीं भी जाते थे, हजारीबाग। खोरठा बोलने में हम लोग को शर्म आता था कि साला खोरठा बोल रहे हैं, मगर अभी कहीं भी बोलते हैं खोरठा तो एक गर्व महसूस होता है कि हम झारखंडी हैं और अपने भाषा को लेकर ही निकले हैं और अपने भाषा से ही आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ हम लोग को गर्व होता है। आपके जयराम दादा और आपके प्रयास से झारखंडियों में ये जागरूकता तो आई है, खोरठा बोलने में कहीं शर्म नहीं है। आपकी जो संगठन है अभी, झारखंडी खतियानी एवं भाषा संघर्ष समिति, एक संगठन के रूप में काम कर रही है। आगामी 2024 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये संगठन पार्टी का रूप लेगी? देखिए, अभी लोग तो हम लोग ये वाला तय नहीं किए हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन को धार बनाने के लिए, उसको तेज करने के लिए और किसी भी मांग को पूर्ण करने के लिए आपको एक संगठन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे भी भीमराव अंबेडकर भी कहे थे, जब संविधान लिखे थे तो वो एक बात बोले कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। तो हम लोग शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिए हैं, जितना पढ़ना था पढ़ लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, PG कर लिए, PhD कर लिए, शिक्षित बन गए। अब है संगठित होना। तो संगठित होने के लिए एक संगठन की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसका संगठन का निर्माण किया, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। उसी के अंदर हम लोग संगठित हुए और ये जो खतियान के आंदोलन जो लड़ाई लड़े और जो भी सफलता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं संगठन के दौरे कारण ही मिल रही है। उसके बाद संघर्ष करो। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, संगठन के विस्तार करने के लिए आए हुए हैं, तो ये संघर्ष ही है। 400 सभा अभी तक हम लोगों ने किया है और कितनी रैली, कितना जुलूस निकाला, वो संघर्ष ही है। क्या धूप, क्या बरसात, क्या गर्मी, सब झेल रहे हैं, तो ये संघर्ष ही है। न्याय मिलेगा। यानी जैसे आज देखिए, JSSC CGL का एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, 6 साल में अभी तक नहीं हो पाया। JSSC JEE का एग्ज़ाम 8 सालों में, 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, आज तक नहीं हुआ। 8 सालों में एग्ज़ाम। JPSC आपका 5 सालों में एग्ज़ाम। मतलब पूरा बच्चा अपना जीवन काल में 1 या 2 पे एग्ज़ाम दे पाता है झारखंड में, जबकि हर साल देना चाहिए। अब उसी क्रम में हम 2024 में हम तैयारी करने गए JPSC का। हम सोचे एक साल नहीं निकलेगा, दूसरा साल निकल जाएगा, तीसरा साल निकल जाएगा। 2016 में नहीं निकला, 2017 में नहीं निकला, 2018 में नहीं निकला, 2019 में नहीं निकला, 2020 में नहीं निकला, 2021 में निकलता, यानी 5 साल बाद। तो बच्चा क्या करेगा? अगर आज इसके पहले वाला पीढ़ी अगर लड़ा होता और जो स्थानीय और नियोजन नीति अगर बना लिया होता, तो आज हम कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते, क्योंकि कोई भी वैकेंसी फंसती नहीं। आज देख लीजिए, जितना भी एग्ज़ाम हुआ रघुवर दास काल में, जितना भी एग्जाम हुआ, आज कहीं ना कहीं स्थानीय नीति और नियोजन नीति के कारण फंस गया। और दूसरी पर जितनी भी सरकारें बनती है, केवल 2 से 3 साल केवल स्थानीय नीति और नियोजन नीति में बना लेती है। रघुवर दास आया, वो 1985 बना के चल गया। कितना साल में बनाया? 3 साल में, बेकार का, कोई नियम नहीं। फिर ये सरकारें आई, हेमंत सोरेन की सरकार आई, ये भी 3 साल बना दी, बर्बाद कर दी केवल स्थानीय और नियोजन नीति बनाने में। तो इसमें कौन पीस रहा है? यहाँ का युवा पीढ़ी पीस रहा है। यहाँ का पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी पीस रहा है। ये लड़का यहाँ बीटेक किया हुआ है, घर में बैठा हुआ, काहे? स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना हुआ। और जब तक स्थानीय नियोजन नीति नहीं रहेगा, हम कितनों माथा पटक लें, माथा फोड़ लें, कभी नौकरी नहीं लगने वाला है, ना मिलने वाला है। आज जितना भी, जैसे उत्पाद सिपाही, उत्पाद दरोगा, पंचायत सचिवालय, फॉरेस्ट, जितना भी ड्राइवर का वैकेंसी जितना रघुवर दास काल में था, ये हेमंत सोरेन सरकार रद्द कर दिया, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस गया। क्यों?
केवल और केवल एक कारण है, स्थानीय नियोजन नीति नहीं होने के कारण। वही का लड़ाई है, उसी का लड़ाई है। और जितना जनता जितना जल्दी इस बात को समझ लेगी उतना उसका भला होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारा समय बर्बाद हुआ है, आने वाली पीढ़ी का बर्बाद होगा। वो लड़का जो पीछे जो बैठे हुए हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, 5 साल 7 साल में एक एग्ज़ाम होगा, जीवन काल में 1 या 2 एग्ज़ाम दे पाएगा। अगर निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो जीवन एकदम बर्बाद है। जबकि हमारे पास सोर्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हुआ झारखंड में, इतना औद्योगिकरण हुआ है, इतना औद्योगिक क्षेत्र है कि हमारे पास कमी कुछ की नहीं है। लेकिन बस एक विचारधारा की कमी है, एक नीति बनाने वाले की कमी है, एक नेतृत्व गुण जो होता है, एक नेता में जो नेतृत्व गुण होना चाहिए, नेतृत्व करने की जो क्षमता होना चाहिए, उसकी कमी है। और उस दिन जिस दिन वो आ जाएगा, चाहे 2024 में आए, 2029 में आए, जिस दिन आ जाए, वो बदलाव होगा और झारखंड एक क्रांति लाएगा, जिसमें सभी को स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यही तो झारखंड चाहिए था। यही तो निर्मल दास कहे थे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून के एक एक कतरे का हिसाब लिखना। हमने कोटेशन सुना, लेकिन उनकी मंशा को नहीं सुने, लेकिन उन्होंने इसमें पूरा मंशा को अपना लिखा हुआ था पूरा। उस सवाल क्या था? उस सवाल था, जिन्होंने गोली खाया 1987 में, जो गोली खाए, क्यों खाए थे? कि हमारे लोग जो जब झारखंड अलग होगा, उसको यहाँ स्वास्थ्य मिलेगा, उसको यहाँ शिक्षा मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो अच्छा से जीवन यापन होगा पाए। इसीलिए तो बिहार से अलग आप लोग तो निर्मल दादा और विनोद महतो जी के ही आदर्श से आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ो लड़ो का शुरू से आप लोगों ने आवाज़ उठाया और लोगों को जगाने का काम किया आप लोगों ने। मैं जानना चाहूँगा, अगर खतियानी भाषा संघर्ष समिति पार्टी बनती है तो इसके राजा तो जयराम दादा ही बनेंगे, टाइगर जयराम महतो। क्या आप उसका सैनिक बनना चाहेंगे? डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आपको विधायक का अगर सीट मिलता है तो आप क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, हम लोग के एक सिपाही हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का वो मुख्य अगुवा है, हम दूसरा अगुवा है। और भी हमारे केंद्रीय कमेटी है, हमारे सलाहकार हैं, हमारे बुद्धिजीवी मंच है, हमारे पास सारा टीम है। ठीक है, हमारे पास वकील है। जैसा एडवाइस मिलेगा, जैसा आदेश मिलेगा केंद्रीय टीम से, केंद्रीय कमेटी से जो आदेश मिलेगा, उसका हम केवल पालन करेंगे। अभी हमारे केंद्रीय कमेटी से आदेश मिला है कि हर पंचायत में संगठन का विस्तार करना है, ताकि मान लीजिए पोखरिया पंचायत में कोई इलीगल काम होता है, मान लीजिए पोखरिया पंचायत में कोई विद्यालय ही बन रहा है, वहाँ मसाला बनाना चाहिए 5 एक का, वहाँ बन रहा है 12 एक का, घोटाला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ के लोग उसको कंप्लेन करें तो वहाँ के सॉर्ट आउट करें। अब मान लीजिए बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र है, मान लीजिए धनबाद में उतना आउटसोर्सिंग के थ्रू लेबर लिया जा रहा है, एम्प्लॉय लिया जा रहा है, तो हमारे झारखंड के लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? अभी एक उदाहरण देना चाहेंगे, सिंदरी पावर प्लांट जो शुरू हुआ है, उसमें सरकार कही कि यहाँ 75% यहाँ के स्थानीय को नौकरी देना है, लेकिन वहाँ की कंपनी अभी भी देने के लिए तैयार नहीं। वहाँ भी लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, दूसरा पार्टी की जमीन के सरकार की पार्टी ही बैठे हुए हैं हड़ताल में। तो उसी तरह से जब वहाँ से हम लोग का बुलावा आ रहा है, तो हर जगह तो मोतीलाल महतो, जयराम महतो नहीं जा सकता है। अगर वहाँ पर हमारा कमेटी बना रहता, तो कमेटी में हमारा अध्यक्ष रहेगा, सचिव रहेगा, महासचिव रहेगा, जो भी रहेगा, 10 लड़के रहेंगे और 10 अपना जो सदस्य रहेगा, उन लोग को आदेश दिया जाएगा कि आप उस मैटर में जाइए और वहाँ आंदोलन कीजिए। तो वहाँ जाएंगे और आंदोलन करेंगे, तभी तो नया मिलेगा। तो इतना बड़ा झारखंड को कैसे संभलेगा? तो संगठन के थ्रू संभलेगा, और हम लोग को वही संभालने के लिए हम लोग निकले हैं कि जब तक जो अधिकार अब यहाँ नहीं मिला है, वो अब झारखंडियों को मिलेगा, इसका पूरा गारंटी है। अभी आपके आंदोलन का ये लगभग 1.5 साल होने चला। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का आंदोलन लगभग 2 साल होने चला। इस बीच में आप बहुत उतार चढ़ाव देखे, जनता के बीच आए, पब्लिक को जागरूक किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। इस आंदोलन में जो इतने बड़े बड़े आयोजन हुए, इन खर्चों को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जहाँ जाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग रामगढ़ गए थे अभी, रामगढ़ का डाड़ी जगह नाम है, तो उन लोगों का समिति वहाँ बना। पहले तो हम गए, वहाँ बैठक किए, बताया प्रोसेस कि हम लोग छोटा सा स्टेज बनाना है, जो भी करना है आप लोग अपना सहयोग से, जितना लड़का है, तो जहाँ भी जाते हैं हम लोग 200-300 लड़का जुट जाता है। और 300 लड़का बोले कि अगर 300 लड़का 100 रुपये ही जमा होता है, बहुत सारा हो जाता है, और हम लोग का खर्च नहीं है। केवल हम लोग कह देते हैं कि हम लोग आने जाने के जो गाड़ी का तेल लगेगा, तेल दे दीजिएगा, और खाना की व्यवस्था यहीं भी कुछ भी कर दीजिएगा वहाँ। तो इस तरह से हम लोग का चल जाता है। मोतीलाल महतो से विद्रोही
आपके नाम के आगे एक चीज़ लिखा मिलता है अभी, मोतीलाल महतो विद्रोही। ये क्या है सर? ये एक्चुअली में जब सरकार जो बनती थी, जैसे 2016-17 में जो बीजेपी की सरकार थी, तो बहुत उलूल जुलूल काम बना था। जैसे स्थानीय नीति बनाया 1985, तो हम लोग सरकार का विरोध करते थे। तो हम लोग को जो रियल आईडी था ना, रियल आईडी से करते थे, हम लोग का करेक्टर में दाग लग सकता था। तो हम लोगों ने सरकार को मतलब दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हम लोग लिखते थे सरकार के खिलाफ कि ये गलत है, ये नीति गलत है। तो हम लोग उसके लिए विद्रोही अपना नाम ही रखे थे, तभी से हम लोग के नाम के आगे पीछे मतलब विद्रोही लग गया। जी, आंदोलन तो लंबा है सर। अब आपका उम्र भी हो गया है, शादी का क्या ख्याल है? देखिए, हमारा अगुआ साथी जो है टाइगर जयराम महतो, उनका कहना है कि जब तक हम लोग 32 पूरी तरह से लागू नहीं करवा लेते हैं, तब लोग हम लोग शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो ये है। और पहली बात, दूसरी बात तो कि बेरोजगार हैं, कौन बेरोजगारी में शादी करके भी क्या फ़ायदा। देखिए, हमारा गलती नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पर कि सरकार को आईना दिखाना कि ये मानव संसाधन बर्बाद हो रहा है। आज झारखंड में नहीं, पूरा भारत में करीब 60 से 65 करोड़ युवा पीढ़ी है। 65 करोड़ युवा। भारत पूरा वर्ल्ड का सबसे युवा वाला देश है, और जो युवा को संभाल लेता है वो देश विश्व गुरु बन जाता है। आज चाइना देखिए, फिर ये युवा पीढ़ी जो है ये बुढ़ापा की ओर बढ़ेगा, और कहा जाता है कि 2050 तक भारत सबसे बड़ा बुढ़ों का देश होगा, बुढ़ों का देश होगा, जैसा चाइना हो गया। और उसी तरह से झारखंड में अभी 25 से 30 लाख युवा पीढ़ी जो जिसका उम्र 18 से 35 साल है, उसका उम्र है। अब इस युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। और नौकरी मिलेगा तो वो क्या करेगा? जब नौकरी मिलेगा तो उसका घर सुधरता है, पूरा घर, 10 परिवार सुधरता है। एक बच्चा का जब नौकरी लगता है 10 परिवार सुधरता है, यानी 10 मानव संसाधन का विकास होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम आगे हुए, भुखमरी इंडेक्स में हम ऊपर हुए, मतलब हर चीज़ में हम लोग ऊपर चल जाते हैं केवल एक नौकरी से। और नौकरी तभी मिलेगी जब स्थानीय नियोजन नीति साफ रहेगी। तो सबसे पहला काम क्या है? स्थानीय नियोजन नीति बनाना। और जब स्थानीय नियोजन नीति बन जाएगा तो नौकरी लगेगी, और नौकरी से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार से क्या होगा? धन मिलेगा, और धन से उसके बाद घर चलेगा। तो शादी कीजिए, फिर परिवार भी खुशहाल होगा, राज्य भी खुशहाल होगा, और देश भी खुशहाल होगा। तो सारा कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है नौकरी से, वैसे भी रोजगार से। ऐसे भी कहा जाता है, हमारे मंत्र भी श्लोक भी हैं, विद्या ददति विनयम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से रोजगार मिलता है, रोजगार से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म। तो सबसे पहले क्या? विद्या पा लिए, विनय भी मिल गया, अब पात्रता भी मिला हुआ, यानी सर्टिफिकेट मिला हुआ। अब हम लोग को जरूरत किस चीज़ का है? नौकरी की या रोजगार की। अब वो मिल जाएगी, धन मिलेगा, धन से हमारा परिवार, धन संपदा बढ़ेगा, और हम लोग खुशहाल होंगे, शादी भी कर लेंगे। हाँ, यही तो नियम है। और जितना लड़का आज कुंवारा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झारखंड में 18%, 12% बेरोजगारी दर था कोरोना से पहले। 8% बेरोजगारी दर बढ़ना मतलब समझ रहे हैं? आज इस गांव में आए, इस गांव का लोग ही बता रहे थे कि इस गांव में हर घर से 2 से 3 बच्चा पलायन किया हुआ है, परदेशों में जाके काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेटर का काम कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। अभी हम बम्बई गए थे इसी के खतियान को लेकर ही। वहाँ लोग, प्रवासी लोग थे, बुलाए थे वहाँ पर कि हम लोग भी जागरूक कीजिए। जब वहाँ गए थे तो सभा करने के बाद हम जब एक होटल में गए, तो 4-5 बच्चे वेटर के रूप में काम कर, तो वो लोग मुंडी झुका लिया हमको देख के। हम बोले ये लोग मुंडी काहे झुका लिया? तब हम खाने बैठे तो उसको चुपके से पूछे, बाबू पहचानता है का? दादा पहचानो तो ही, लेकिन शर्म लागो ले सिखाते नहीं। बोले काहे के शर्म? बोले मुँह से आए कि हम यहाँ वेटर के काम कर रही तो तने खराब लागल। बाबू खराब लागे तोरा ना, शर्म आवे चाहिए सरकार के, वहाँ के लोग के शर्म आवे चाहिए। तो गर्व से कहा। फिर ओकरा सा कल तुम दादा तब हम एक फ़ोटो खींचेबो तोर साथ, फिर फ़ोटो खींचल तुम। तो देख कितना शर्म की बात हो कि हमार लोग यहाँ करा इतना रोजगार होते हुए, इतना संसाधन होते हुए, हमार बाल बच्चा कहाँ बम्बई दिल्ली में खट रहा, वेटर कर रहा। संसाधन की ना हो, तोर पास कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, तबरक हो, पूरा भारत के 40% खनिजे अकेले झारखंड में हो। ओकर में बेरोजगारी 18% हो। ओकर बाद तोरा सबसे ज़्यादा अगर तो खोजे चाहे कि बिहार के बाद सबसे ज़्यादा करप्शन यहीं पर, सबसे ज़्यादा लूट मार यहीं पर, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे भ्रष्ट राज्य भी यहीं पर झारखंडी। क्या है की रीज़न हो? संसाधन तो सब कुछ हो। झारखंड में 5 लाख कार्मिक विभाग के डाटा हो, कोई कि 5 लाख सरकारी नौकरी है, 5 लाख में 3.5 लाख पोस्ट खाली है। तो 3.5 लाख पोस्ट काहे ना भर रहा? काहे कि स्थानीय नियोजन नीति ना। और जब तक स्थानीय नियोजन नीति ना बनतो वो किसी कीमत पे ना भरतो। ओकर बाद
खाली हमने सरायकेला खरसवां भी हमने गली सभा करेल तो हुआ हमने जब सर्वे करेलिए तो पता चलो है कि खाली कोल्हान क्षेत्र में 10,000 इंडस्ट्री है। टेल्को है, टीन प्लेट है, टाटा स्टील है, सारा कंपनी यूसा मार्टिन से लेकर सारा झारखंड में इंडस्ट्री है। हाँ, इंडस्ट्रियल ज्यादा पूरा भरा पड़ा है। अगर हम वहाँ मान लेते हैं कि रात दिन 3 शिफ्ट में काम चलता है, अगर हम 5,000 एम्प्लॉय मान लेते हैं तो 10 का 5,000 से मल्टीपल तो करें कितना होगा। तो वहाँ पर क्या है, सिस्टम क्या जानते हैं, होना चाहिए नियोजन नीति में कि 100 को जो होगा उसमें नियोजन, चाहे 100 का जो नौकरी लगेगा उसमें 90 को यहाँ के झारखंड के लोग काम करना चाहिए, चाहे झारखंड का बच्चा का होना चाहिए, और 10 गो बाहरी। लेकिन है उल्टा, 10 गो है मात्र झारखंड का और 90 गो है बाहर। वो भी किस में है, तो झाड़ू पोछा लगाने में, बाथरूम साफ करने में, इस पे लगा हुआ है। क्यों? हमारा राज्य है, हमारा सारा संसाधन है, उसमें हमारा जल जंगल जमीन गया है, हमारा सारा संसाधन लूट रहा है, मेरा कोयला जा रहा है, मेरा पानी जल रहा है, मेरा बिजली खत्म हो रहा है, और हम ही को नौकरी नहीं, हम ही को रोजगार नहीं। ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। तो इस झारखंड को जब तक हम लोग सुधारेंगे नहीं, जब तक एक लक्ष्य चले कि अब एक जो नव झारखंड का निर्माण होगा उसमें शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, पानी होगी, बिजली होगी, रोजगार होगा, नौकरी होगा, यही हम लोग चाहते हैं, यही हमारी मंशा है, यही झारखंड नवनिर्माण झारखंड है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल महतो जी आपका।